अस्सलाम वालेकुम। तो आज के वीडियो में हमने जो है फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ एक्सोजीनस ओपियोइड्स पढ़ना है। तो अब पहले हम एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। तो मोस्टली जो ओपियोइड्स हैं ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं मुख्तलिफ रूट से, सबकुटेनियस हो, इंट्रामस्कुलर हो या ऑरल हो। लेकिन क्योंकि जब आप उसको ऑरली ले रहे हो तो फिर उधर फर्स्ट पास इफेक्ट तो आएगा। तो जाहिर बात है कि फर्स्ट पास इफेक्ट को कम करने के लिए या उससे जितना अफेक्ट हो रहा है, अब हम उतना अपना जो है रिस्पॉन्स चाहते हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स चाहते हैं। तो अब क्या होगा कि हमें फिर ज्यादा डोज देनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ डोज जो है वो हमारी मेटाबॉलिज्म से जाया हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि फिर अगर हम ऑरली दे रहे हैं तो वो पेरेंट्रल डोज के मुकाबले में ज्यादा देंगे हम उसको। अब आगे एक और बात यहाँ पे बता रहा है वो कि जो फर्स्ट पास इफेक्ट है, यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है ये मुख्तलिफ होता है ड्रग्स के लिए और वेरिएट करता है। इसी तरीके से हम जो है, क्योंकि ये वेरिएट करता है, हर ड्रग का डिफरेंट होगा, हर पर्सन में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा होगा, जिसकी वजह से हम एक इफेक्टिव ऑरल डोज डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब सबके लिए कॉमन नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। अब ये है कि जिस तरह एनाल्जेसिक्स हैं, कोडीन है या ऑक्सीकोडोन है, अब ये ऑरली इफेक्टिव है। अब ये ऑरली इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो उसको रिड्यूस कर सकते हैं, या उनका इतना नहीं होता फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब आगे ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर सकें तो आप मुख्तलिफ और जो है रूट्स इख्तियार कर सकते हैं। जैसे नेजल रूट से आप ले सकते हैं कुछ ओपियोइड्स को। इसके अलावा कुछ ओपियोइड्स को आप लुजेंजेस की फॉर्म में ले सकते हैं, जो कि ऑरल म्यूकोजा से डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके अलावा आप कुछ पैचेस जो अवेलेबल है मार्केट में, उनमें असल में पॉलीमर्स होते हैं जिनके अंदर हमने इनकॉर्पोरेट करवाई होती है अपनी ड्रग, या इस केस में ओपियोइड्स इनकॉर्पोरेट करवाए होते हैं, और वो आप स्किन पे लगा देते हैं और वो विद टाइम जो है वहां से रिलीज होती रहती है ड्रग। तो उस रूट को हम ट्रांसडर्मल रूट कहते हैं। वो पैचेस की फॉर्म में आप उसको दे सकते हैं ड्रग को। और ये जो पैचेस की फॉर्म में जो आप जिस तरीके से देते हो, ये आपको काफी दिनों तक जो है एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है। तो अगर एक पेशेंट है, उसको सस्टेन एनाल्जेसिक इफेक्ट चाहिए, उसकी कंडीशन ऐसी है या उसकी कोई प्रॉब्लम ऐसी है, तो हम उसमें ये यूज कर सकते हैं। अब ये तो बात थी एब्जॉर्प्शन की। अब आगे आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन। अब ड्रग जो है वो ब्लड में चली गई है, एब्जॉर्ब हो गई है। अब उसने ब्लड से डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जाना है, डिफरेंट टिश्यूज के अंदर जाना है। अब वो वहां से किस तरीके से जाएगी और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब पहली बात तो यहाँ पे वो बताता है कि अब ये मुख्तलिफ चीजों पे डिपेंड करता है। फिजियोलॉजिकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं हर ड्रग के, हर इंसान के अपने होंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल कोई डिजीज कंडीशन में डिफरेंट तरीके से हो रही होगी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग की, तो इस तरीके से ये डिफरेंस आ सकता है। अब वो आगे बात ये कर रहा है कि ऑल्दो जो आपके ओपियोइड्स हैं वो ज्यादातर बाइंड करते हैं प्रोटीन्स जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं उनके साथ बाइंड करते हैं, और मुख्तलिफ अफिनिटीज के साथ करते हैं। कुछ ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड करते हैं, ज्यादा देर तक बाइंड करते रहेंगे, लेकिन कुछ जो है वो थोड़ी देर के लिए अफिनिटी रखेंगे या फिर उनकी अफिनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। तो ऑल्दो सारे जो हैं वो कुछ ना कुछ अफिनिटी रखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के लिए, लेकिन बात यह है कि वो सारे जो हैं ड्रग्स, वो एंड पे जो है अफिनिटी रखने के बाद जो ब्लड का कंपार्टमेंट है उसको लीव करके टिश्यूज में या फिर किसी ऑर्गन में जाएंगे। और वो ऑर्गन्स वो होते हैं ज्यादातर जो हाईली परफ्यूज टिश्यूज होते हैं, यानी कि जिनमें ब्लड जो है वो ज्यादा जा रहा होता है, ज्यादा सप्लाई होती है। उन टिश्यूज को या उन ऑर्गन्स को हाईली परफ्यूज्ड कहते हैं। अब इनमें हाईली परफ्यूज्ड में आ जाता है ब्रेन, लंग्स,
लिवर, किडनी, स्प्लीन, ठीक है, ये सब आ जाता है। उसके बाद ये है कि अब ड्रग कंसंट्रेशन इन स्केलेटन मसल में बी मच लोअर, बट दिस tissue serves as the main reservoir because of its greater bulk. अब ये है कि ड्रग की कंसंट्रेशन जो स्केलेटन मसल्स में होगी वो इतनी नहीं होगी, क्योंकि ज्यादा परफ्यूज्ड जो टिश्यूज हैं वो उसने ऊपर बता दिए कौन से हैं। अब इसमें इतनी नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये एक मेन रिजर्वायर के तौर पे काम करेगा। वो किस तरीके से? क्योंकि इसका बल्क ज्यादा है, ये ज्यादा प्रेजेंट है बॉडी में। स्केलेटन मसल्स आपकी पूरी बॉडी में डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट है, तो इनका बल्क ज्यादा है, और ये यहाँ पे ज्यादा ड्रग जो है वो रहती है, और एक ये मेन रिजर्वायर का तौर पे काम करेगा। अब आगे वो बात करता है, इवन दो ब्लड फ्लो टू फैटी टिश्यू इज मच लोअर देन टू द हाईली परफ्यूज्ड टिश्यूज। अब ये हमें बात पता है कि हाईली परफ्यूज्ड टिश्यूज कौन से हैं, वो हमने ऊपर बात कर दी, ब्रेन, लंग्स, लिवर वगैरह। अब ये जो फैटी टिश्यूज होते हैं, इनमें इतनी ब्लड जो है, ब्लड की सप्लाई नहीं होती, लेकिन फिर भी क्या होता है कि यहाँ पे अक्यूमुलेशन हो सकती है, और ये अक्यूमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है वो हाई डोज ले रहा है, हाई डोज ऑफ ओपियोइड्स ले रहा है। अब क्या मसला हो सकता है कि अगर वो ओपियोइड जो हैं वो लिपोफिलिक हैं और वो ले भी हाई डोज में रहा है, बेशक वहां पे उसकी परफ्यूजन इतनी नहीं है ब्लड की फैटी टिश्यूज में, लेकिन क्योंकि वो हाई डोज ले रहा है और वो ले भी लिपोफिलिक ओपियोइड्स ले रहा है, तो अब क्या है कि ओवर द पैसेज ऑफ टाइम वहां पे अक्यूमुलेशन हो सकती है, और अक्यूमुलेशन होने की वजह से वहां पे फिर टॉक्सिक इफेक्ट्स आने लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल फेंटानाइल की बात कर रहे हैं। अब ये जो ड्रग है, अब ये स्लोली मेटाबोलाइज्ड होती है, मतलब मेटाबॉलिज्म इसका स्लो होगा, और ये लिपोफिलिक ओपियोइड है, यानी ये लिपिड्स में जाना पसंद ज्यादा करेगी। तो इस तरीके से ये चीज भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि हम उसको इस हिसाब से दें कि वहां पे टॉक्सिसिटी ना हो। आगे आ जाता है मेटाबॉलिज्म। अब ड्रग पहले आपकी एब्जॉर्ब हुई, ब्लड में गई, फिर वहां से मुख्तलिफ ऑर्गन्स या टिश्यूज में चली गई, ठीक है। अब उधर जाके अब मुख्तलिफ ऑर्गन्स में मुख्तलिफ एंजाइम्स होंगे, मुख्तलिफ रिएक्शंस हो रहे होंगे, जिनके थ्रू वो ड्रग जो है वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो सकती है। अब क्या है कि मेटाबॉलिज्म में जो है ये लिखा हुआ है कि जो ओपियोइड्स हैं वो ज्यादातर जो कन्वर्ट होते हैं पोलर मेटाबोलाइट्स में, वो उनके मोस्टली जो है वो ग्लूकोरिनॉइड्स कॉन्जुगेट्स होते हैं, जिनमें वो कन्वर्ट होते हैं, फिर वो पोलर इन नेचर हो जाता है, जिसकी वजह से वो इजीली बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं। सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, अब आगे है कि जिस तरह से मॉर्फिन की आप बात करें, मॉर्फिन में जो है फ्री हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स होते हैं, यानी OH ग्रुप जो होगा उसका वो फ्री होगा, वो किसी के साथ बाइंड नहीं होता। और ये जो मॉर्फिन है ये बेसिकली कॉन्जुगेट बनाती है, जब कंजुगेटेड फॉर्म में आती है, यानी ग्लूकोरिनॉइड कंजुगेट्स इसके बनते हैं, तो वो मॉर्फिन 3 ग्लूकोरिनॉइड होता है। अब मॉर्फिन 3 ग्लूकोरिनॉइड जो है वो एक न्यूरो एक्साइटरी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, या न्यूरो एक्साइटरी कंपाउंड है। अब ये है कि ये न्यूरो एक्साइटरी कंपाउंड तो है, या इसके इफेक्ट ऐसे तो हैं कि वो CNS में जाके अपना एक्साइटरी इफेक्ट्स दे सकता है, लेकिन क्योंकि इसको हम ज्यादा स्टडी इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये बेसिकली इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, या इसकी लिमिटेड एबिलिटी है कि ये CNS को क्रॉस कर सके, CNS जा सके, यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके। तो इसकी बहुत लिमिटेड कैपेसिटी है, इतनी कैपेसिटी नहीं है उसके पास, या इतनी एबिलिटी नहीं है उसके पास कि वो CNS में जाए और अपना ये जो इफेक्ट है एक्साइटरी, ये इफेक्ट शो कर सके। अब यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है कि neuroexcitatory effects of M3G do not appear to be mediated by mu receptors and are under further studies.
अब ये जो है, ये जो ओपियोइड रिसेप्टर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, इसमें से जो म्यू रिसेप्टर्स हैं उन पे ये अपना कोई भी साइड इफेक्ट नहीं शो करता। इसके अलावा जो बाकी रिसेप्टर्स हैं उन पे स्टडी कंटिन्यू है। उसके अलावा अगर हम दूसरे इसके कॉन्जुगेट की बात करें जो मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनॉइड है, M6G, अब 10% जो मॉर्फिन है वो इसमें कन्वर्ट होती है। और ये जो है, ये भी एक जो है एक्टिव मेटाबोलाइट है और इसकी एनर्जेटिक प्रॉपर्टी है, यानी पेन रिलीव करने के लिए इसकी प्रॉपर्टी है। और ये भी जो है इसकी पोटेंसी की अगर हम बात करें तो यानी मॉर्फिन जो इटसेल्फ है, जो इसका पेरेंट कंपाउंड है, उससे ये कोई 4 से 6 गुना ज्यादा पोटेंसी रखती है। अब ये है कि however these relatively polar metabolites have limited ability to cross blood-brain barrier and probably do not contribute significantly to the usual CNS effect of a single dose of morphine. अब एक बंदा अगर सिंगल डोज ऑफ मॉर्फिन लेता है तो अब ये मतलब नहीं है कि इसके जो कॉन्जुगेट्स हैं, जब वो पोलर कॉन्जुगेट्स बनते हैं यानी पोलर कंपाउंड्स बनते हैं, जो कि हमने डिस्कस किए M3G और M6G, अब ये जो है इनकी एबिलिटी इतनी नहीं है। तो अगर इतनी थोड़ी एबिलिटी में हम सिंगल डोज को रखते हुए बात करें, यानी एक पेशेंट ने एक सिंगल डोज लिए, तो उसमें अगर ये बन भी रहे तो इतनी सिग्निफिकेंटली नहीं प्रेजेंट होंगे या इतनी सिग्निफिकेंटली सीएनएस तक नहीं जा सकेंगे कि वो अपने ये इफेक्ट शो करें। तो इम्पोर्टेंटली, accumulation of these metabolites may produce unexpected adverse effect in patients with renal failures or when exceptionally large doses of morphine are administered or high doses are administered over long period. अब वही बात है कि अगर एक पेशेंट का रीनल फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब है, यानी बॉडी के अंदर ये ड्रग जो है वहीं रुक रही है, वो बाहर नहीं जा रही, तो तब उस केस में जाहिर बात है उसमें जो है ये मेटाबोलाइट जो है एक्टिव मेटाबोलाइट है और ये ज्यादा जो है वो जमा हो जाएंगे। या फिर दूसरे केस में ये आ सकता है कि बाहर से उसको बहुत डोज मिल रही है, बाहर से बहुत सप्लाई आ रही है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से अगर रीनल फंक्शन सही भी है तो बॉडी के अंदर इतनी अमाउंट प्रेजेंट होगी इन मेटाबोलाइट्स की कि वो ये इफेक्ट शो कर सके। या फिर एक पेशेंट को हाई डोजेस एक लंबे अरसे तक मिल रही हैं, तब भी ये केस हो सकता है। इन केसेस में क्या है कि M3G इंड्यूस सीएनएस एक्साइटेशन हो सकती है, जिसके रिजल्ट में सीयर्स हो सकते हैं, या फिर और enhanced and prolonged opioid action produced by M6G, या जो M6G है उससे जो है वो ज्यादा उसके जो इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा आएंगे या प्रोलॉन्ग आएंगे। और M6G के क्या इफेक्ट्स हमने ऊपर पढ़े हैं कि उसकी एनर्जेटिक पोटेंसी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो जाहिर बात है फिर एनर्जेटिक इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा आएंगे, क्योंकि इन केसेस में बॉडी में एक्यूमुलेशन ज्यादा हुई होगी इन दोनों एक्टिव मेटाबोलाइट्स की। CNS uptake of M3G and to a lesser extent M6G can be enhanced by co-administration of probenecid or of drugs that inhibit the P-glycoprotein drug transporter. अब P-glycoprotein drug transporters जो हैं वो इस ड्रग से या इसके जैसी और ड्रग से, प्रोबेनिसिड ड्रग जैसी और ड्रग से जो है वो इनहिबिट हो जाता है। जब ये इनहिबिट होगा तो जो मॉर्फिन के कॉन्जुगेट्स हैं उनकी अपटेक सीएनएस में ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्सेज जो हैं इस तरीके से भी इंड्यूस हो सकते हैं। तो ये भी ख्याल रखना है कि अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं इन प्रॉब्लम्स को, तो उसकी फिर इन ड्रग्स के साथ को एडमिनिस्ट्रेशन ना करें। अच्छा, आगे आ जाता है हेपेटिक P450 मेटाबॉलिज्म। अब
लिवर के अंदर जो एंजाइम्स हैं, अब उनके थ्रू अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हो रहे हैं लिवर में। अब ये जो है प्राइमरी सोर्स है या रूट है डिग्रेडेशन होने का फिनाइल पाइपेरिडीन ओपियोइड से। अब ये जो ड्रग्स हैं इनमें मुख्तलिफ जो आ जाती हैं, जिस तरह फेंटानाइल आ जाती है, मेपेरिडीन आ जाती है, एल्फेंटानिल आ जाती है, या सुफेंटेनिल आ जाती हैं। ये जो ड्रग्स हैं ये बेसिकली ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के थ्रू बॉडी से जो है बॉडी में जो है मेटाबोलाइज होती हैं। अच्छा, अब ये जो है इस तरीके से मेटाबोलाइज तो हो गई ये वाली ड्रग्स। इसके अलावा कुछ जो है, कुछ क्वांटिटी जो है इन ड्रग्स की वो अनचेंज्ड फॉर्म में ही एक्सक्रीट होती है, यानी वो चेंज नहीं होती, यानी वो किसी मेटाबोलाइट में नहीं कन्वर्ट होती। उसके अलावा ये है आगे के जो accumulation होती है of demethylated metabolite of meperidine। अब इसका जो डीमिथाइलेटेड मेटाबोलाइट है वो है नॉरमेपेरिडीन। अब ये जो कंपाउंड है, अब इसकी एक्यूमुलेशन हो सकती है किन कंडीशन में, अगर एक पेशेंट का रीनल फंक्शन कम है या फिर जो पेरेंट कंपाउंड की ज्यादा डोजेस एक पेशेंट रिसीव कर रहा है। और अगर हाई कंसंट्रेशन हो जाए इस मेटाबोलाइट की जो नॉरमेपेरिडीन है, तो इससे क्या होगा, इससे भी सीवियर कॉज होंगे। जिस तरह हमने यहाँ पे M3G जो मेटाबोलाइट है मॉर्फिन का, उसके कंडीशन में बात की कि अगर वो ज्यादा हो जाए तो सीवियर कॉज होते हैं। यहाँ पे भी इसकी कंडीशन में भी ये हो सकता है। इसके अलावा अगर फेंटानाइल के हम मेटाबोलाइट्स की बात करें तो उनमें कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट अभी तक स्टडी नहीं किया गया, रिपोर्टेड नहीं है। आगे जो है P450 आइसोजाइम्स में से अगर हम CYP3A4 की बात करें तो ये मेटाबोलाइज करता है फेंटानाइल को। किस प्रोसेस के थ्रू? ND अल्काइलेशन से, जो कि लिवर में हो रही होती है, यानी अल्काइल ग्रुप जो है वो रिमूव हो रहा होता है। अब क्या है कि इस प्रोसेस के थ्रू वो मेटाबोलाइट होती है, और यहाँ पे हमने एक और जो इसी ड्रग का पहले भी पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन से भी जो है वो कुछ ये फेंटानाइल जो है डिग्रेड होती है। अब ना सिर्फ लिवर में बल्कि ये जो CYP3A4 है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, म्यूकोजा में भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से अगर ये ड्रग ऑरली ली जाए तो ऑब्वियसली फिर वहां पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, और इस तरीके से जो है ड्रग की जो हमें ज्यादा जो है ड्रग इनटेक करनी पड़ेगी ऑरली एज कंपेयर टू पेरेंटली, क्योंकि ना सिर्फ वो लिवर में हो रहा है बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी वो उसकी डिग्रेडेशन हो रही है। अच्छा, आगे आ जाता है कोडीन और ऑक्सीकोडोन या हाइड्रोकोडोन की बात करें तो ये CYP2D6 से जो है मेटाबोलाइज होता है, जिसके रिजल्ट में जो हमारे पास मेटाबोलाइट आते हैं उनकी अगेन हायर पोटेंसी होती है, ग्रेटर। जिस तरह हमने मॉर्फिन के केस में बात की थी कि मॉर्फिन का जो M6G मेटाबोलाइट था उसकी एनाल्जेसिक पोटेंसी जो थी वो 4 to 6 टाइम दैट ऑफ पेरेंट कंपाउंड दैट इज मॉर्फिन, ठीक है, वो थी। लेकिन यहाँ पे जो है वो यही बता रहे हैं कि इन कंपाउंड्स की भी जो है जब मेटाबॉलिज्म होता है तो इसके जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं उनकी ज्यादा पोटेंसी है। अब कोडीन की बात करें तो कोडीन जो है ये डीमिथाइलेट होता है इनटू मॉर्फिन। अब देखें कि कोडीन इटसेल्फ एक ड्रग है, लेकिन बॉडी में जाने के बाद ये आगे मॉर्फिन में ही कन्वर्ट हो रही है, और मॉर्फिन में कन्वर्ट होने के बाद आगे आपको पता है, आगे आपने मॉर्फिन का पूरा तो पहले पढ़ लिया था कि मॉर्फिन में कन्वर्ट होगी, मॉर्फिन का अपना एक इफेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद मॉर्फिन के आगे जो मेटाबोलाइट्स हैं या कॉन्जुगेट्स हैं उनका फर्दर आगे जो है उनकी अपनी एक एक्टिविटी है जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम।
आगे है हाइड्रोकोडोन की बात करें। हाइड्रोकोडोन भी जो है वो मेटाबोलाइज्ड इनटू हाइड्रोमॉर्फोन, एंड लाइक मॉर्फिन हाइड्रोमॉर्फोन इज कॉन्जुगेटेड। ठीक है, पहले हाइड्रोकोडोन जो है आपने ड्रग ली, वो बॉडी में गई, वो मेटाबोलाइज हुई हाइड्रोमॉर्फोन में। अब हाइड्रोमॉर्फोन जो है वो कॉन्जुगेट्स बनाएगी बॉडी के अंदर जाके, जिसके रिजल्ट में हमारे पास हाइड्रोमॉर्फोन 3 ग्लूकुरोनॉइड आ जाएगा। सिमिलरली जिस तरह मॉर्फिन के केस में हमारे पास मॉर्फिन 3 ग्लूकुरोनॉइड आया था, इस केस में हाइड्रोमॉर्फोन 3 ग्लूकुरोनॉइड आ गया। अब अगेन इसकी भी CNS एक्साइटरी प्रॉपर्टीज हैं, उसी तरह से जिस तरह मॉर्फिन के कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज थी। तो अब हाइड्रोमॉर्फोन जो है ये 6 ग्लूकुरोनॉइड मेटाबोलाइट नहीं बनाता, ऑल्दो जैसे हमने उसका पढ़ा था मॉर्फिन का, वो बना रहा था 3 वाला कॉन्जुगेट भी बना रहा था ग्लूकुरोनॉइड का और 6 वाला भी। लेकिन इस केस में हाइड्रोमॉर्फोन के केस में सिर्फ जो है 3 ग्लूकुरोनॉइड वाला कॉन्जुगेट बनता है। अब आगे हम ऑक्सीकोडोन की बात करें। ऑक्सीकोडोन जो है मेटाबोलाइट होगा ऑक्सीमॉर्फोन में, और ऑक्सीमॉर्फोन में जो है ऑक्सीमॉर्फोन जो है आगे फिर ऑक्सीमॉर्फोन 3 ग्लूकुरोनॉइड में कन्वर्ट होगा। अच्छा, अब आगे हम जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें जो इस एंजाइम की है CYP2D6, जिसकी हम अभी ऊपर बात कर रहे थे कि ये 3 ड्रग जो हैं इससे मेटाबोलाइज होती हैं। तो अब इसकी जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म है, यानी कि मुख्तलिफ लोगों में डिपेंडिंग अपॉन द जीन्स दे आर हैविंग, उसकी बेस पे जो है ये डिफरेंट एक्टिविटी शो करेगा। यानी कुछ पेशेंट्स में ज्यादा इसकी एक्टिविटी होगी, कुछ में मेटाबॉलिज्म इसका इतना नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे पास वेरिएशन आती है एनाल्जेसिक और एडवर्स इफेक्ट्स की। अब जो है मेटाबोलाइट्स की बात करें ऑक्सीकोडोन के और हाइड्रोकोडोन के, तो इनके जो है may be of minor consequences. The parent compound are currently believed to be directly responsible for the majority of their analgesic actions. जो पेरेंट कंपाउंड है उसी को बिलीव किया जाता है कि वही जो है मेजरली अपने एनाल्जेसिक एक्शन के लिए इन्वॉल्व है। अब आगे ये है कि ऑक्सीकोडोन और इसके जो मेटाबोलाइट्स हैं ये एक्यूमुलेट कर जाते हैं बॉडी के अंदर। जाहिर बात है अगर उस पेशेंट में रीनल फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा या फिर उसकी बॉडी में वो कुमुलेट हुई जा रहे हैं ड्यू टू किडनी डिसफंक्शनिंग, तो अब क्या होगा कि वहां पे फिर प्रोलॉन्ग एक्शन होगा। और प्रोलॉन्ग एक्शन क्या होगा, जाहिर बात है सेडेशन ज्यादा होगी उसको, और एनाल्जेसिक इफेक्ट तो चलो पॉजिटिवली उसको आ जाएगा, लेकिन सेडेशन जो है वो नेगेटिव एक इफेक्ट आ जाएगा। In the case of codeine, conversion to morphine may be of greater importance because codeine itself has relatively low affinity for opioid receptors. अब कोडीन की इटसेल्फ तो इतनी अफिनिटी नहीं है ओपियोइड रिसेप्टर्स की, लेकिन क्योंकि वो मॉर्फिन में कन्वर्ट हो रही है, तो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि मॉर्फिन जो है वो ज्यादा उसका अच्छा इफेक्ट है, तो वो ज्यादा अच्छा जो है अपना इफेक्ट देगी कन्वर्ट होने के बाद। As a result, some patients so-called poor metabolizers, वही बात जिस तरह मैंने आपको बताई कि जेनेटिक पोलीमॉर्फिज्म का जो फिनोमेना है, यानी कुछ पेशेंट जो होंगे वो इतने अच्छे मेटाबोलाइजर नहीं होंगे, जबकि कुछ पेशेंट बहुत रैपिड मेटाबोलाइजर होंगे, बहुत जल्दी ड्रग्स को मेटाबोलाइज करेंगे। तो उनकी जेनेटिक कंडीशंस के जेनेटिक मेकअप की बेस पे वो डिफरेंट रिजल्ट शो करेंगे। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि अगर एक पेशेंट जो है वो इतना अच्छा मेटाबोलाइजर नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो एनाल्जेसिक इफेक्ट है वो इतने अच्छे नहीं आएंगे कोडीन के। क्यों?
क्योंकि कोडीन बेसिकली इटसेल्फ जो है उसकी इतनी अच्छी एफिनिटी नहीं है रिसेप्टर्स की एज कंपेयर टू मॉर्फिन। जब मॉर्फिन में वो कन्वर्ट हो जाएगा तो बहुत अच्छे इफेक्ट्स आएंगे। तो अगर एक पेशेंट अच्छा मेटाबोलाइजर है तो वहां पे एनर्जेटिक इफेक्ट्स अच्छे आएंगे कोडीन के। लेकिन अगर एक पेशेंट अच्छा मेटाबोलाइजर नहीं है, यानी पुअर मेटाबोलाइजर है या स्लो मेटाबोलाइजर है, तो उसके केस में एनर्जेटिक इफेक्ट ऑफ कोडीन जो है वो कम आएंगे। In contrast, there have been cases reported of exaggerated response to codeine due to enhanced metabolic conversion of morphine in अल्ट्रा रैपिड मेटाबोलाइज। अब कुछ पेशेंट्स होंगे बहुत जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज करेंगे, ठीक है, जरूरत से ज्यादा जल्दी करेंगे। अब उनके केस में जाहिर बात है फिर एग्जैजुरेटेड या टॉक्सिक साइड पे इफेक्ट्स आने लग जाएंगे, resulting in respiratory depression and death. For this reason, routine use of codeine, especially in pediatric age group, is now being eliminated in the United States. अब इस वजह से जो है, इस कंडीशन की वजह से, क्योंकि हम इतना अच्छे से नहीं चेक कर सकते, हर पेशेंट को नहीं हम अब जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजेंगे कोडीन यूज करने से पहले, तो इसलिए हम फिर अब ये यूज ही कम करते हैं। और पीडियाट्रिक एज ग्रुप में तो वैसे ही करना जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया, क्योंकि उनमें जो है वो डोज जो है वो बहुत पहले ही थोड़ी होती है और बहुत एहतियात से देनी पड़ती है। तो ओल्डर जो एज ग्रुप होंगे उनमें उनमें फिर भी दी जा सकती है, लेकिन पीडियाट्रिक ग्रुप्स में जो है हमने बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। अब आगे है कि सिंथेटिक ओपियोइड मेथाडोन। अब ये सिंथेटिक है, ये आपने याद रखना है, बाकी जो है वो नेचुरल है, ये जो है ये सिंथेटिक ओपियोइड है मेथाडोन। अब ये जो है इसकी भी मेटाबॉलिज्म जो है, इसके मेटाबॉलिज्म भी सिर्फ 450 पाथवे से हो रहे होते हैं, और जिसकी वजह से इसकी जो है बायो अवेलेबिलिटी जो है वो डिफर करती है। अब ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो मेटाबॉलिज्म है वो इसका जो एंजाइम कर रहा होता है वो है CYP2B6। इसके अलावा हम आगे जेनेटिक टेस्टिंग की बात करें, जिसकी मैंने आपसे पहले भी बात की कि हर पेशेंट की हम नहीं करवाने लग जाएंगे, तो क्योंकि ये इतना कॉमन नहीं है। ऑल्दो अब आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एडवांसमेंट, ये टेस्ट अवेलेबल हो रहे हैं हर जगह और सस्ते भी हो रहे हैं, लेकिन स्टिल ये अभी इतनी कॉमन प्रैक्टिस नहीं है। इस वजह से जो है वो हम इन ड्रग को अवॉइड करते हैं, लेकिन इन फ्यूचर होपफुली हर बंदे के लिए पर्सनलाइज्ड जो मेडिसिन है वो दी जाएंगी, ताकि उसके अकॉर्डिंग टू देयर जेनेटिक मेकअप उसको ड्रग्स दी जा सकें और जो उसके लिए बेहतर हो, या उसके मेटाबॉलिज्म के लिए या उसकी बॉडी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो। आगे प्लाज्मा एस्टरेज मेटाबॉलिज्म की बात करें। अब एस्टर्स जो हैं, जिस तरह हीरोइन है या रेमीफेंटानिल है, अब ये जो ड्रग्स हैं ये हाइड्रोलाइज हो जाती हैं बाय कॉमन प्लाज्मा एंड टिश्यू एस्टरेज। जो एस्टरेजेस प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में भी होते हैं, टिश्यूज में भी होते हैं, उनसे ये हाइड्रोलाइज हो जाती है। हीरोइन जिसका केमिकल नेम जो है डाइएसिटाइल मॉर्फिन है, ये हाइड्रोलाइज होके कन्वर्ट हो जाती है एक मेटाबोलाइट में जो है मोनोएसिटाइल मॉर्फिन, और मोनोएसिटाइल मॉर्फिन फर्दर जो है वो मॉर्फिन में कन्वर्ट होती है। फिर आगे मॉर्फिन का आगे आपने पहले ही सारा पढ़ा हुआ है कि वो आगे किस तरीके से कॉन्जुगेट्स बनाती है और उसके कॉन्जुगेट्स आगे से किस तरीके से काम करते हैं, तो फिर वही सारी स्टोरी आ गई। उसके बाद हम आगे बात करें एक्सक्रीशन की। ये ऊपर सारा हमने पहले एब्जॉर्प्शन पढ़ी, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हुई मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में, फिर उनका मेटाबॉलिज्म हुआ। अब मेटाबॉलिज्म होने के बाद उन्होंने बॉडी से एलिमिनेट होना है या एक्सक्रीट आउट होना है। अब पोलर मेटाबोलाइट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं ताकि पोलर जो सब्सटेंसेस हैं वो इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे और वो यूरिन के फॉर्म में फिर बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाएंगे। अब इसमें जो है ग्लूकोरिनॉइड कॉन्जुगेट्स जो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के हैं वो इंक्लूड हैं और ये यूरिन से एक्सक्रीट आउट होते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ अनचेंज ड्रग में आल्सो बी फाउंड इन यूरिन।
In addition, glucuronide conjugates are found in the bile, but enterohepatic circulation represent only a small portion of excretory process of these polar metabolites. Although जो conjugates हैं वो bile में भी आते हैं, excrete out होते हैं और फिर आगे जो है वो फीसिस के थ्रू एलिमिनेट होते हैं बॉडी से, लेकिन वहां पे जो बहुत थोड़ी अमाउंट या इनसिग्निफिकेंट अमाउंट होती है, इसलिए हम उसको मेजर वे ऑफ एक्सक्रीशन नहीं काउंट करते। मेनली जो है वो यूरिन से ही एक्सक्रीट आउट हो रही होती हैं ड्रग्स। In patient with renal impairment, the effect of active polar metabolites should be considered before the administration of potent opioids such as morphine and hydromorphone, especially when given at higher doses. वही बात जो हमने ऊपर तब से करते आ रहे हैं कि अगर एक पेशेंट रीनल इम्पेयरमेंट का है, यानी उसमें रीनल फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो मेटाबोलाइट जो है वो बेशक पोलर हैं, लेकिन अगर वो एक्टिव हैं, यानी उनका कोई, जिस तरह हमने पर मॉर्फिन के केस में पढ़ा था कि उसके मेटाबोलाइट जो हैं वो न्यूरो एक्साइटरी उनका रिस्पॉन्स था, इसी तरह हमने हाइड्रो मॉर्फोन का पढ़ा था कि उसके भी जो है वो एक्साइटरी उनका इफेक्ट है। तो जाहिर बात है सिंगल डोज में तो उनका उतना इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन जब रीनल फंक्शन प्रॉपर नहीं है तो वहां पे एक्यूमुलेशन हो रही है। एक्यूमुलेशन होने की वजह से वहां पे जरूरत से ज्यादा बॉडी में उन मेटाबोलाइट्स की कंसंट्रेशन डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से वो जो प्रॉपर्टी है उनकी वो आ सकती है, जिसके केस में, जिसके रिजल्ट में हमारे पास जो है फिर सीजर्स का इफेक्ट आ सकता है। तो इस वजह से अगर एक पेशेंट रीनल इम्पेयरमेंट का है तो उसमें बहुत ध्यान रखते हुए हमें उसको देनी है ये ड्रग, स्पेशली इन हाई डोजेस, बहुत ध्यान में रखते हुए ये जो है ये एजेंट्स हाई डोजेस में देने हैं, क्योंकि इससे सिडेशन और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और सीजर्स वगैरह और इस तरीके से मुख्तलिफ जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो आ सकते हैं।